Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls School सिरोही। बच्चों बीएससी पार्ट थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स का जो पेपर फर्स्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटर वेव्स एंड डी ब्रोगली रिलेशन, द्रव्य तरंगे एवं डी ब्रोगली संबंध, और दूसरा हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हमने लास्ट में बच्चों क्या पढ़ा है, हम जैसे पढ़ चुके हैं कि जो घटनाएं होती हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन यानी कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आदि की व्याख्या तो जो हम किससे कर सकते हैं, तरंग सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उत्सर्जन व अवशोषण, कॉम्पटन इफेक्ट आदि की व्याख्या नहीं कर सकते थे हम। इन घटनाओं की व्याख्या प्लांक के प्रतिपादन क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की हमने। तो उसमें हमने क्या माना कि प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण जो होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होता है, यानी कि सतत नहीं होता, विविक्त होता है, और प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल तथा पैकेटों के रूप में होता है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। ये हम मान के चले थे। इस प्रकार से प्रकाश की सभी घटनाओं को समझाने के लिए फोटोन सिद्धांत तथा तरंग सिद्धांत दोनों ही आवश्यक हैं। अर्थात प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। तो हम आज यही पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है उसी प्रकार से 1924 में वैज्ञानिक जो डी ब्रोगली थे उन्होंने ये विचार रखा, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तो केवल ये प्रकाश में नहीं होती, बल्कि ये जो द्वैत प्रकृति होती है वो जितने भी गतिशील या फिर मूविंग जो द्रव्य कण होते हैं, मैटर होते हैं, उनमें सब में होती है। यानी कि प्रत्येक जितने जो भी गतिशील द्रव्य कण है उनके साथ में एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे हम मैटर वेव कहते हैं, फिर द्रव्य तरंग कहते हैं। तो द्रव्य कण भी तरंगों के समान गुणों से युक्त होने चाहिए, अर्थात जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण की भांति द्रव्य कणों की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होते हैं, ड्यूअल नेचर की होती हैं, वेव्स के साथ साथ पार्टिकल्स भी होते हैं। इसी प्रकार से जो मैटर होता है उसमें भी मैटर वेव्स होती हैं, और उनका जो नेचर होता है वो द्रव्य कणों के ही समान होता है। तो अब हम मानते हैं जैसे कि वेवलेंथ अगर हम माने, क्योंकि वो अगर हमने द्वैत प्रकृति मानी है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी द्रव्य कण की, तो उसकी क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी, यानी कि तरंगदैर्ध्य होगी। तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। द वेव्स रिलेटेड टू दीज पार्टिकल आर कॉल्ड मैटर वेव्स। इन पार्टिकल्स से रिलेटेड जो वेव्स होती है या फिर तरंगे होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इसका लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, इसको यदि हम डिराइव करें तो हम किससे करेंगे, हमारे पास क्या है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, यानी कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। और दूसरा क्या है, प्लांक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू h न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से mc की वैल्यू क्या आ जाएगी, mc इज इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c इज इक्वल्स टू p, क्योंकि न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी, h न्यू अपॉन c इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। ठीक है, c अपॉन लैम्डा की इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू होता है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन लैम्डा। ये रिलेशन हमारे पास क्या प्राप्त होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। h यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और p क्या है, जो पार्टिकल है हमारे पास उसका मोमेंटम है, यानी कि संवेग है। ये क्या होता है बच्चों, ये मोनोक्रोमेटिक पार्टिकल्स के लिए होता है, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, यहाँ पर उनके बारे में बात होती है। बड़े पार्टिकल्स की बात तो हम चिरसमत उसमें करते थे, और ये रिलेशन हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p जो होता है, ये क्या कहलाता है, डी ब्रोगली रिलेशन कहलाता है। अब ये जो डी ब्रोगली रिलेशन हमें प्राप्त हुआ है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, बहुत से तरीके से लिखने के। तो सबसे पहले यदि हम इसे काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की टर्म्स में यदि लिखें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p होता है। यदि हम माने कि v बहुत छोटा है c से, तो फिर और m इज इक्वल्स टू लगभग बराबर m0 यानी कि रेस्ट मास के इक्वल हम माने, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, यदि हम मोमेंटम के फॉर्म में देखें तो इससे p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m e इंटू ई के,
यानी कि काइनेटिक एनर्जी। P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √2m E के। तो यहाँ पर अगर P की वैल्यू हम P की जगह ये पुट कर दें तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m E के। सेकंड क्या होती है, यदि हम मान के चलें कि V इज लगभग बराबर C यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू C होता है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है h/P यानी कि h/mv। m की जगह यदि हम V लगभग बराबर यदि हम C माने, m की जगह क्या हो जाएगा m0/1 माइनस v²/c²। अब हम क्या देखते हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो पार्टिकल की होती है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू √p²c² प्लस m0² c⁴। इसे हम किस तरह से और लिख सकते हैं, ek प्लस m0c²। तो यहाँ से यदि हम p की वैल्यू निकालेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यदि दोनों तरफ स्क्वायर करके हम p की वैल्यू निकालें यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगी √e² माइनस m0² c⁴/c। ये वैल्यू हम लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p की जगह पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√e² माइनस m0c²/c। c को यदि हम ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास आएगा hc/√, इसे हम किससे खोलेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाई a माइनस b। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, e प्लस m0c² इंटू e माइनस m0c²। अब हम क्या करते हैं, EK की फॉर्म में यहाँ से ये जो हमारे पास रिलेशन है यहाँ से हम इन वैल्यूज को EK की फॉर्म में पुट कर देंगे। यहाँ पर 2m0c² प्लस 2m0c² को ऐड करेंगे और 2m0c² को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी लैम्डा की, लैम्डा इज इक्वल्स टू hc/√ek मल्टीप्लाई बाई ek प्लस 2m0c²। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब हम जो लेते हैं लैम्डा की वैल्यू वो नेक्स्ट लेते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, यानी कि विभव अंतराल जो होता है उसकी फॉर्म में यदि हम डी ब्रोगली वेवलेंथ देखें, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि हम इलेक्ट्रॉन को लेके चलें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p होता है। ठीक है, यदि हम v को बहुत ही छोटा माने c से, लैम्डा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, h/√2m0e, क्योंकि यहाँ पर E इज इक्वल्स टू कोई भी चार्ज हमारा चार्ज पार्टिकल है हमारे पास उसके लिए E की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू V। V यहाँ पर क्या है, उसका विभव। तो यहाँ पर E की वैल्यू पुट करने पर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2m0q इंटू V। तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स के लिए लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं इनकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर यदि हम m0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m0 कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और Q चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू यहाँ पर यदि हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आता है लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में भी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ जाता है इस पर। v की वैल्यू दे देते हैं और आपसे लैम्डा की वैल्यू जस्ट पूछते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है। इसी प्रकार से यदि हम प्रोटॉन के लिए निकालें सेम वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2m0qv। द वैल्यू ऑफ m0 कितनी हो जाएगी प्रोटॉन के लिए 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी होती है प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.286/√v एंगस्ट्रॉम। ये भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है अल्फा पार्टिकल के यदि हम निकालें तो अल्फा पार्टिकल के लिए हमें क्या प्राप्त होती है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2he4। तो इसके लिए लैम्डा अल्फा यदि हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा h/2m अल्फा यानी कि अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान, q अल्फा यानी कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाई बाई v।
एम अल्फा यानी कि अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 4 मल्टीप्लाई बाई एम पी, यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। और क्यू अल्फा जो चार्ज होता है वो कितना होता है प्रोटॉन के चार्ज का दुगना होता है। यहाँ पर हम सेम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2, एम की जगह क्या रख देंगे 4 एम पी मल्टीप्लाई बाई क्यू की जगह क्यू इंटू क्यू 2 इंटू क्यू पी मल्टीप्लाई बाई वी। यहाँ से हम बाहर कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन 2 रूट 2 8 को, और अंदर क्या रह जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 एम पी क्यू पी मल्टीप्लाई बाई वी। यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पीछे प्रोटॉन के लिए निकाली है, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगी, लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू, इसका जो मान होगा वो क्या होगा 0.3535 मल्टीप्लाई बाई, ये हमारे पास वैल्यू पीछे प्रोटॉन की आई थी तो ये कितनी हो जाएगी 0.286 अपॉन रूट वी इज इक्वल्स टू 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा अल्फा की जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है 0.101 अपॉन अंडर रूट वी। तो बच्चों ये जो हमारे पास था वो था मैटर वेव्स यानी कि द्रव्य तरंगे और उसके अलग अलग रिलेशंस जो कि हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चयता का सिद्धांत, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। और उसके बाद में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ साथ आपको तरंग पैकेट के बारे में भी बताएंगे। थैंक यू।